नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मुझे अपने अनुसंधान से संबंधित बॉम्बे आपके महत्वपूर्ण साक्षात्कार को लेने के लिए आना पड़ा। तो मेरा शोध विषय है कि स्त्री विमर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदी रंगमंच का विकास 1980 के बाद इस नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में। इस रिसर्च के 4 भाग हैं। पहला ये कि मैंने कुछ नाट्य लेखिकाओं को लिया है, उन नाट्य लेखिकाओं ने जिन नाटकों को लिखा है उसका मंचन अक्रॉस हिंदी बेल्ट में किस महिला निर्देशक या पुरुष निर्देशक ने किया, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। दूसरा भाग ये है कि अगर उस क्षेत्र में कोई महिला डायरेक्टर है, उन्होंने भी अपना प्ले लिख के अगर उसका मंचन किया है तो उस नाटक का क्रिटिकल एनालिसिस करना। तीसरा ये है कि अगर उन क्षेत्रों में अगर किसी महिला नाटककार ने कोई नाटक लिखा है और उसका मंचन किया गया है पुरुष और महिला डायरेक्टर द्वारा, उसको देखना। और चौथा जो महत्वपूर्ण ये है कि हिंदी बेल्ट और इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र जहाँ पे कि हिंदी रंगमंच डेवलप हो रहा है उस हिंदी रंगमंच को बनाए रखने के लिए और उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए जिन महिलाओं, पुरुषों, रंगकर्मियों ने, डायरेक्टर्स ने जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनके व्यूज़ को जानना, इसके लिए उनका साक्षात्कार लेना। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे बॉम्बे की यंग डायरेक्टर्स इप्सिता चक्रवर्ती सिंह मैम जी से। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ मैम, पहला तो मैं ये सवाल है, मेरा सवाल क्या है कि मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कृपया हमें कुछ बताएं। मैं पिछले 17-18 साल से थिएटर कर रही हूँ। मैम आपकी उम्र क्या है मैम? अच्छा, ये बताना पड़ेगा आपको? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है मैम जी। तो मैं पिछले 17-18 साल से थिएटर कर रही हूँ और मेरा आप बोल सकते हैं जन्म ही थिएटर के बीच हुआ था, क्योंकि मेरी मदर एक शास्त्रीय गायिका हैं और उन्होंने 17 साल क्लासिकल सिंगिंग सीखी है, कोलकाता में थी। और मेरे फादर जो हैं वो इंजीनियर थे, लेकिन वो थिएटर करते थे। तो थिएटर बोल के जो चीज़ होती है वो मतलब ऐसा एक कहावत है कि बंगालियों के घर में कुछ और होना हो, हारमोनियम और एक नाटक की किताब मिल जाती है, तो वैसा ही कुछ था। और मैं जयपुर में पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पे दुर्गा पूजा, काली पूजा, इन सब में ये सारी चीज़ें होती ही रहती थी। तो मुझे बचपन में कभी लगा नहीं कि ये चीज़ अलग से प्रोफेशन होती है, अलग से हॉबी होती है। मुझे लगता था ये तो करना ही होता है, ये तो होता है, ये तो करना ही पड़ेगा। वो जब ग्रेजुअली हम बड़े हुए और पता चला कि अच्छा कुछ जॉब बोल के सोचना पड़ता है, अच्छा कुछ ही करके, तो अब सोचना पड़ेगा कि इस चीज़ से हट के क्या सोचा जाए। लेकिन तब तक मैं इसमें इतना बंध चुकी थी कि मैं हट नहीं सकी। मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुई अपने पेरेंट्स को बताने में कि मुझे यही करना है, क्योंकि मेरी मम्मी एक्चुअली पढ़ाती थी स्कूल में साइंस, और उन्होंने अपना जो पैशन है सिंगिंग का वो पीछे छोड़ दिया था। मेरे फादर इंजीनियर थे, उन्होंने भी अपना पैशन सिर्फ दुर्गा पूजा तक ही सीमित रखा था, लेकिन मुझे ये हमेशा से करना था। तो मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन फिर मुझे बोलना पड़ा कि नहीं, वो सब अलग रख के मुझे एक्चुअली थिएटर में पढ़ाई करनी है। और तब मुझे पता चला कि अच्छा NSD बोल के इंस्टीट्यूट है, ऐसे आप अपनी इस कला को तराश सकते हो। बचपन से जो किया है जो थिएटर के नाम पे, वो एक्चुअली थिएटर नहीं है, वो सिर्फ हॉबी और खुश करने के लिए चीज़ थी। इसकी तो बाकायदा पढ़ाई होती है जी। इसके लिए तो खुद को मांझना पड़ता है। और तब मुझे लगा, मतलब मैं जब NSD में मेरा एडमिशन हुआ, NSD में एडमिशन होने के बाद पता लगा कि जो बहुत सालों तक लोगों के दिमाग में था कि अगर आपको एक्टर बनना है तो पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही गलत सोच है। आपको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कल आपको GK के एग्ज़ाम में बिठाओ तो आप 100 आउट ऑफ 100 लाओ, बट यू शुड बी अवेयर। आसपास दुनिया, आपको सेंसिटिव होना है, आपको चीज़ों के प्रति कैसे जागरूक रहना है, इन सब की भी पढ़ाई होती है। तो मेरे लिए इस लाइन में होना, मतलब ये मेरा घर है, थिएटर मेरा घर है।
मैं ये नहीं बोल सकती कि ये मेरा जॉब है, प्रोफेशन है, ये मेरा घर है। तो आप NSD की पास हो गए हैं। जी। और कुछ बताना चाहेंगे मैम? अच्छा हाँ मैम, अब जो पहला सवाल है कि आपने इस क्षेत्र तथा राज्य में अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में मतलब योगदान देने के सेंस में, जैसे कि डायरेक्शन किन नाटकों का किया है, एडेप्टेशन किन नाटकों का किया है, तो वो सब मैं जानना चाहता हूँ। मैं ज़्यादातर, हाँ आप बोल सकते हैं हिंदी थिएटर किया है मैंने, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है घूम घूम के थिएटर करना। मैं NSD से पास आउट होने के बाद जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने उजागर ग्रुप फॉर्म किया। कौन सा ग्रुप है? उजागर ड्रामेटिक एसोसिएशन। ओके। 2013 में हमारा सबसे पहला नाटक था मिडसमर नाइट्स ड्रीम का हिंदी अडेप्टेशन किया था, एक्चुअली राजस्थानी अडेप्टेशन किया था। अच्छा मैं चाहूँगा उजागर ड्रामेटिक ड्रामेटिक एसोसिएशन। जी। तो हमारा पहला नाटक था शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम। मिड्स समर नाइट, अच्छा। हाँ, उसको हमने राजस्थानी में किया था और उसका नाम था कसुमल सपनों। कसुमल सपना? कसुमल 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 सपनों सपनों। जी। और इस नाटक में म्यूज़िक दिया था रघुवीर यादव सर ने। अच्छा। हाँ, हम लोग बहुत यंग थे उस वक्त, हम वी वर हार्डली 24-25 जब हमने ये अडेप्ट किया, ये नाटक डायरेक्ट किया, और हम काफ़ी खुश नसीब थे कि हम ये नाटक पाकिस्तान ले जा पाए थे। अच्छा जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और एक तो मुझे लगता है कि शायद ये जयपुर के लिए भी उपलब्धि थी, क्योंकि हम लोग पूरे टीम 35 लोगों की यंग टीम थी। हम जितना भी डायरेक्टर और टीचर बन के पहुँचे सब 19 से 25 साल के अंदर ही थे। हमने साथ में मिलके बनाया, साथ में मिलके वो शो किया, और तब मुझे और मेरे हस्बैंड का नाम भी अजित है, हम दोनों को लगा कि नहीं यही है जो हमें करना है। हम NSD से बाहर पढ़ के आके, मतलब बुराई नहीं है इसमें, बिल्कुल अलग तरीके से ना लिया जाए, अच्छी बात है जो बॉम्बे लोग एक्टर बनने के लिए कहें, लेकिन हम जो पढ़ के आए हैं हमें उसमें ही तो एक्सपेरिमेंट करना है। मतलब हम किसी चीज़ को पढ़ के आके वो छोड़ के हमें और नहीं जा सकते। हाँ, एक्टिंग मेन, हमने एक्टिंग सीखा है, फिर चाहे हम किसी भी मीडियम में करें। हमने पढ़ाई सीखी है काम करने की, टेक्निक की, उसको हमें नर्चर करना, और हम जितना उसमें काम करेंगे हम भी खुद को भी तो तराशेंगे। तो फिर इसके बाद मैंने काफ़ी रिहर्स्ड रीडिंग्स डायरेक्ट की हैं। रिहर्स्ड रीडिंग्स होती हैं कि आपके पास स्क्रिप्ट रहती है और आप वो कहानी पाठ करते हो। तो मैंने काफ़ी रिहर्स रीडिंग्स डायरेक्ट की हैं, जिसमें से लिहाफ किया है, मीता की डायरी, लिहाफ, मीता की डायरी, डायन, इन सारे और फिर मैंने एक सोलो डायरेक्ट किया है, अ गर्ल हु शॉट हर डॉगी। मुझे ये नाटक बहुत ही पसंद था। ए गर्ल हु शॉट हर डॉगी। अब नाम से तो इस नाटक, इस कहानी का सबसे सुंदर बात ये है कि नाम हु शॉट हर डॉगी, और नाम से ही पता चल रहा है कि कहानी का अंत क्या है, लेकिन उसकी जो जर्नी है उस कहानी की मुझे बहुत पसंद आई थी। जी। ये सब आपकी ये सारी रिहर्स रीडिंग पे बेस्ड हैं सारी? गर्ल हू शॉट हर डॉगी सोलो है, बाकी तीनों ऊपर जो हमने लिखा है वो रिहर्स रीडिंग है। रिहर्स रीडिंग में क्या बताया मैम आपने, कैसे करते हो आप? रिहर्स रीडिंग होती है कि हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना जैसे। अच्छा। हाँ, लेकिन इसकी हम रिहर्सल करते हैं नाटक की तरह। तो सब बैठ के ही पाठ करते हैं। और रिहर्स रीडिंग में सबसे पहला आइडिया रसिका दी ने दिया था। रसिका का करती हैं। अच्छा। तो उन्होंने पहली बार मुझे और अजित को उनके वहाँ कहानी पढ़ने को बुलाया था, और तब मुझे पता नहीं था कहानी पढ़ना क्या होता है, वो तो सिर्फ रीडिंग होती है, लेकिन वो बिल्कुल एक नाटक ही होता है। आप बैठ के सारे इमोशन प्ले आउट करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपके हाथ में स्क्रिप्ट रहती है। मतलब स्क्रिप्ट आप पढ़ते रहते हो, क्या करते हो? मतलब स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं, लेकिन हम एक्ट करते हैं बैठ कर, हम उठते नहीं हमारी जगह से। आपने दास्तान गोई देखी होगी, दास्तान गोई शैली दानिश हुसैन करते हैं, वो एक जगह वज्रासन में बैठे रहते हैं ओके, और वो कहानियाँ पढ़ते हैं।
उठता नहीं है कोई अपनी जगह से, लेकिन उसमें सब म्यूज़िक होता है, सब होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो वहीं बैठ के आपको वहाँ की दुनिया दिखा देता है। पीछे पर्दे उर्दे का कोई कुछ रोल? नहीं होता है। अच्छा। ये सबसे चैलेंजिंग होता है। हमारा अभी जो नया नाटक चल रहा है हुंकारो, हुंकारो। हुंकारो मोहित टाकलकर ने डायरेक्ट किया है। इस बार मेटा में हमारे नाटक को 7 अवार्ड्स मिले। किस नाटक का नाम? हुंकारो को हम इस नाटक में हिलते भी नहीं हैं। ओके। हम लोग 6 लोग आके सिर्फ गद्दी पे बैठते हैं और 3 कहानियाँ पढ़ते हैं। जी। और वो उसमें म्यूज़िक है, उसमें मतलब उसका अनुभव कुछ ऐसा है कि आप बैठे बैठे आपको पूरी दुनिया दिख जाती है। जी। और शायद वही उस नाटक की खूबी है। मतलब वो हाव भाव से सारा बैठ के भी सब दिखाना, जी। चेहरे का एक्सप्रेशन, हाथ का एक्सप्रेशन, कुछ नहीं है। और हुंकारा और भी बंधा हुआ है, उसमें सिर्फ गला है, उसमें सिर्फ हमारी आवाज़ है। ओके। और ये हमारे दिमाग में कैसे आया? ये कहाँ की शैली है मैम, किस देश जी की? मैं वही बता रही हूँ। कोविड के बाद हाँ। आर्टिस्ट सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। रिहर्स रीडिंग प्ले बोलें तो ठीक है? नहीं, ये प्ले ही है, परफॉर्मेंस है, डिवाइस्ड परफॉर्मेंस है। अच्छा, ये डिवाइस परफॉर्मेंस। है हुंकारो। तो यहाँ पे डिवाइस को हम किस सेंस में लेंगे? नया फॉर्म है ये। अच्छा, नया- डिवाइस प्ले। हाँ, ओके। हाँ। तो सिर्फ बोल के करना है सब सिर्फ कुछ? बोल के करना है। अच्छा। इस नाटक की सबसे मतलब मैं अगर आपको कहूँ खूबी ये है जी मैम। कि आपको ये कंस्ट्रेंट कर देता है। जी। जितनी एनर्जी आपके शरीर में है वो सिर्फ आपके बोलने में है, वो सिर्फ आपकी आँखों में है। और कोविड के बाद आर्टिस्ट के लिए ना सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था और कुछ नहीं था हमारे पास। और कोविड के दौरान लोगों ने अपने टीवी पे इतना नेटफ्लिक्स, इतना ओटीटी देखा था ना कि आंखों में सिर्फ इमेजेस ही थी। हमने बचाने से लेके, खून से लेके, खुशी, प्यार, दोस्ती सब देखा। और पूरी दुनिया ना फ़ोन पे 1 मिनट के रील पे आ गई थी। तो इतना देख चुके थे हम कि हमारे पास सुनने की क्षमता नहीं थी। हमको लगा कि हमको अब नाटक जो करना है वो इतना मिनिमल होना चाहिए, कोई सेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कॉस्ट्यूम नहीं, सब काट दो, सिर्फ सुनो हमें कि हम क्या कह रहे हैं। तो हम 3 कहानियाँ पाठ करते हैं। एक कहानी विजयदान देथा जो राइटर हैं उनकी है, आशा अमरधन। 2 कहानियाँ मेरे ग्रुप के 2 लड़के हैं, चिराग खंडेलवाल और अरविंद चारण, उनकी कहानी है। तो दोनों ने वो कहानी कोविड के ऊपर ही लिखी है। और वो कहानी सिर्फ जर्नी, आशा, होप, इसी के बारे में। और ये कहानी होती इस बार मतलब मैं बिल्कुल भी बोस्ट नहीं करना चाहती, इस बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रही, लेकिन पिछले कुछ समय में अगर कोविड के बाद लगा है कि अगर पूरी दुनिया बदली है तो थिएटर का रूप भी बदलना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हाँ, हमारे टीम ने वो शुरुआत की है। हमने एक अलग नाटक किया है और उसका पूरा श्रेय जाता है मोहित टाकलकर को। किसको? मोहित टाकलकर, ये जो डायरेक्टर हैं जिनके बारे में कह रही हूँ, वो पूना से हैं। और मोहित मेरी लाइफ में एक बहुत अहम शख्स रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज किया है नया पढ़ने के लिए। जी। मैं ये नहीं कह रही पुराने एक भी नाटक ख़राब है, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत हो चुका है, बहुत, काफ़ी बार, कई बार दुनिया में हर जगह ये लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी में देख चुके हैं। नया लाओ, नई चीज़ें हो रही हैं, लोगों को उन चीज़ों से अवगत करो। तो हमेशा, चाहे वो परफॉर्मेंस की शैली हो, चाहे वो लिखने की शैली हो, हर चीज़ पे मोहित ने हमेशा कहा है नया पढ़ो, नया लिखो, नया क्या कर सकते हैं। एज कितनी होगी मैम? उनकी एज अभी होगी आई थिंक 47 ऐसी होगी। और हाँ हाँ, तो मैम यही प्ले का जैसे आपने डायरेक्शन किया है, और कोई भी है? डायरेक्शन मैंने अभी एक और नया बच्चों के लिए नाटक डायरेक्ट किया कौन है, सा? मिराज मेलोडीज़। मिराज मेलोडीज़, मेलोडीज़। हाँ।
प्ले फॉर चिल्ड्रन है। हाँ, ये बच्चों के लिए। मैम और ये एडेप्टेशन इसी का किया है कि और भी कुछ है? अडेप्टेशन मैंने सिर्फ इसका ही किया। जी मैम। और कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में कि और जैसे कि डायरेक्शन तो ये हो गया, एडेप्टेशन ये हो गया, और हाँ एक्टिंग किन किन प्ले में? यस, एक्टिंग किन प्लेज में? हाँ आ, क्योंकि एक डायरेक्टर होने से पहले एक्टर। मैं एक्टर हूँ, बिल्कुल जी। मैं एक्टर ही हूँ। जी तो विरासत किया जो अनुराधा कपूर में डायरेक्ट किया था। जी फिर मैं हूँ यूसुफ और ये है मेरा भाई। जी। मैथमेटिशियन मैं हूँ यूसुफ और ये है मेरा भाई। जी। मैथमेटिशियन मैथ्स मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन। बंदिश अच्छा, बंदिश। रोशे रोशे। फिफ्थ रोशे रोशे। और सिक्स्थ हो गया मुक्ति धाम। मतलब ये मेन प्लेस है जो मैं सबको बताती हूँ। जी। जी, मुक्ति धाम। मुक्ति धाम। इसमें स्त्री विमर्श पे कोई है? वुमेन डिस्कोर्स पे कोई है? स्त्री विमर्श पे कोई है मतलब? जिसमें स्त्रियों के बारे में विशेष प्ले लिखा हुआ है जैसे? आप वो 6 के 6 प्ले एक बार करिए, मैं आपको। विरासत। विरासत तो आपको पता ही होगा। विरासत महेश एल कुंजवार जी का लिखा हुआ प्ले है। ये अनुराधा हमने डायरेक्ट किया था। मैं हूँ यूसुफ और ये है मेरा भाई। में मैं एक 75 साल की औरत हूँ और ये पैलेस्टाइन के ऊपर है ये पूरा। ओके। जी, ये एक बहुत ही उम्दा नाटक है। जी। मैथमेटिशियन जो है वो एक यूनक, एक हिजड़े की कहानी है जी। और ये मेरा सोलो है। ओके। जी। बंदिश और रोशे रोशे जो है वो एक डांस म्यूजिकल नाटक है जो कि पूर्वा नरेश ने डायरेक्ट किया है। वो बहुत ही फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं। आप एक्चुअली उनसे बात कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। जी। वो नरेश सक्सेना जी की बेटी हैं। जी। ये अपने नाटक लिखती है और काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट होता है इसका प्ले। और इसमें म्यूज़िक शुभा मुद्गल जी ने दिया है बंदिश में। रोशे रोशे में कश्मीर से हमको कश्मीरी गाने और ये सब सिखाने के लिए, वहाँ का कल्चर सिखाने के लिए लोग आए थे। और मुक्ति धाम जो है ये अभिषेक मजूमदार द्वारा लिखा गया नाटक है। जी। और ये काफ़ी पॉलिटिकल प्ले है बट सेट इन सम BC। जी। हाँ। पूर्वा नरेश में। पूर्वा नरेश। अच्छा, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्थिति आप कैसी देखती हैं? बॉम्बे, पुणे साइड। बॉम्बे बता दें। बॉम्बे में तो सिर्फ हिंदी नाटक नहीं है, मैं नहीं कहूँगी। यहाँ पे इंग्लिश नाटक भी काफ़ी होते हैं। जी। जी। और मुझे जैसे लगता नहीं कि हिंदी नाटक बोल के कुछ ऐसा है जिसकी बहुत अच्छी स्थिति है। लोग थिएटर कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं ये सरवाइव करे। ओके। मैं बोल सकती हूँ।